सी पहले मैं कुछ समझा रहा वो समझ लो। देखो बैलेंस शीट सबको समझता है, कोई नई बात है? ठीक। ऑब्वियसली ये साइड और अदर साइड, ये समझा? पक्का? फिर दो डिवीजन हो जाते हैं, एक होता इधर कैपिटल और एक रहती करंट लाइबिलिटीज, बराबर? ऊपर रहती फिक्स्ड सेट्स और इधर रहती, समझा क्या? इन चारों में से व्हाट डू यू थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट, अबव ऑल, अबव एनीथिंग? ये जो बॉक्स है ना, ये सब में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बॉक्स की खास बात कि तुम यहाँ लिखते तो बहुत कुछ हो, लेकिन वो यहाँ होता नहीं है। समझ आया क्या बोला? आप लिखते तो बहुत कुछ हो वहां पर, लेकिन वहां होता नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? मतलब मेरा इन शॉर्ट ये बोलना था बेटा कि आप यहाँ पर ना अमाउंट्स बहुत लार्ज अमाउंट लिखते हो, बड़ी बड़ी अमाउंट्स आती है यहाँ पर। लेकिन मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर सिर्फ लिखा जाता है, यहाँ होता नहीं है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये पैसा एक्चुअली यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। समझ आई बात? पैसा वहां है ही नहीं, वहां सिर्फ लिखा जा रहा है। समझा? पैसा एक्चुअली किधर है? इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स, और बात समझ आई? इन्वेस्टेड इन, और इधर करंट एसेट्स, इधर पैसा इन्वेस्टेड है। कुछ समझ आया? अब या तो पैसा तुमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया, और या तो ये पैसा तुमने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया। गौर फरमाना मैं जहां जहां लिख रहा जो जो चीजें, ठीक है? हाँ। पैसा एक्चुअली कहाँ है? एसेट कॉलम में। एसेट कॉलम में भी तुमने दो डिवीजन किए हुए हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। उसमें भी मैंने ये बोला कि जहां आपने पैसा लंबे समय के लिए गुंता दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, वो हो गया लॉन्ग टर्म, मतलब फिक्स्ड में चला गया। और जहां आपने पैसा कम समय के लिए डाला है, वो हो गया शॉर्ट टर्म। बात समझ आई? पक्का समझ आए? इसका मतलब एक डेफिनेशन बनता कि फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स स्टे इन द बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा। और दूसरा अपन ने लिखा करंट एसेट, करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स स्टे इन द बिजनेस अप टू 1 ईयर और लेस, मतलब एक साल या एक साल से कम, बोला मैंने। और अगर एक साल से ज्यादा, डायरेक्ट एक साल नहीं, एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, क्योंकि अबव वर्ड पहले लिखा है मैंने 1 ईयर और अबव नहीं लिखा है, लिखा है अबव 1 ईयर। सो विच मीन्स एक साल से ज्यादा ही आएगा, यहाँ एक साल काउंट नहीं होता। कुछ समझ आई बात? तो वो कौन सी एसेट है? समझा क्या? तो ये अभी मैंने आपको जो पढ़ा है, ये फंड्स का डिवीजन पढ़ा दिया कि फंड्स दो चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। एक हो सकता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और एक हो सकता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। ये बात समझ आई? लेकिन फंड सारा आ किधर से रहा? कैपिटल स्ट्रक्चर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? क्लियर है? तो फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसी को बुलाया जाता नेटवर्थ। इसको और एक वर्ड है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना कैपिटल लगाया, तो उसको बोलते कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो ही बनता कंपनी की नेटवर्थ। क्या बनता? नेटवर्थ। सर नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही है, तो फिर इसके लिए वर्ड्स दो क्यों? एक नहीं है दोनों, उसमें फर्क आता है।
नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा अंतर है, लेकिन फिलहाल के लिए अपन बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने कोई एग्जांपल्स यूज नहीं किए, ना ही मैंने ये बताया कि कैपिटल में कौन सा कैपिटल, भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सी चीज क्या, कुछ मैंने कुछ डिटेलिंग नहीं दी। इसके लिए आई कैन कॉल देम एज बोथ एज सेम। ठीक है, अपन दोनों को एक बुला सकते हैं। क्या क्या बोला, नेटवर्थ बोला और कैपिटल एम्प्लॉयड बोला। ये बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? क्लियर? प्रॉब्लम है इसमें कोई? डन। अब एक ट्रिक है, ट्रिक देखो। बैलेंस शीट पे जाओ, पेज नंबर 9 पे गए क्या? पक्का? एक काम करो, टोटल करो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की। कितना है? 6,50,000। बराबर है? कितना है? 6,50,000। और तुम्हारे टोटल एसेट्स का टोटल कितना है? 8 लाख से। वो 8 लाख में से माइनस कर दो लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटी माइनस करना। कितने की है? 1.5 लाख। 8 लाख में से 1.5 लाख गया, कितना बचा? 6,50,000। सर ये तो हमको भी समझता कि एसेट में से लाइबिलिटी जाएंगी तो उतना ही अमाउंट आएगा। सर टेक्निकल है, लॉजिकल है, हमको समझता, लेकिन आप क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे एक वजह है, मैं बता रहा हूँ वजह क्या। फिक्स को नहीं छेड़ते, फिक्स फिक्स्ड होता है, उसको छेड़ने के लिए नहीं बुलाया। छेड़ते हैं करंट एसेट को, समझा क्या? किसको? करंट। करंट एसेट की टोटल कितनी है? कितनी है? वो 2 लाख में से माइनस कर दो तुम्हारे करंट लाइबिलिटीज। कितनी? कितनी बची? कितने बचे? 50,000 बचे, राइट? 50,000 पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्योंकि करंट एसेट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज कम है। बात समझ आई? करंट एसेट कितनी की थी? 2 लाख रुपए की थी, उसमें से कितने माइनस किए? 1.5 लाख। कितने बचे? 50,000 पॉजिटिव है। फिक्स्ड एसेट में 50,000 जोड़ दो, कितने बचे? 6,50,000 होते हो। समझ आया कुछ? देखो मैंने क्या क्या टोटल करने लगाया। मैंने पहले आपको बोला सिर्फ नेटवर्थ का पार्ट टोटल करो। नेटवर्थ का पार्ट मतलब क्या? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। लेकिन इस वाले नेटवर्थ में बोरोइंग्स नहीं आती, बोरोड कैपिटल नहीं आता। बात समझ आई क्या? हाँ, तो अपन ने क्या क्या टोटल किया मैं बताता हूँ। लाइबिलिटीज कॉलम वाले साइड में देखो, 1 लाख रुपए प्लस 50,000 प्लस 5 लाख मिले क्या? तीनों फिगर्स। हाँ, तो मतलब मैंने क्या क्या लिया? पूरा शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व्स एंड इसका टोटल कितना आया? 6,50,000। ये क्लियर है? यही 6,50,000 आपके इन्वेस्टेड है फिक्स्ड एसेट में और करंट एसेट में, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर। समझ आया? वही 6,50,000 आपके इन्वेस्टेड है इन द फिक्स्ड एसेट और इधर करंट एसेट, दोनों को मिलाकर वो टोटल वही आने वाली है। सर नहीं ना, टोटल वो नहीं आती ना। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट की टोटल तो 8 लाख आ रही है, और आप बोल रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर और नेटवर्थ की टोटल आपकी 6,50,000 है। सर कैसे क्या? अरे तो भैया करंट एसेट है तो करंट लाइबिलिटीज भी तो है। बात समझ आई? तो इससे दो फॉर्मूला निकलते हैं। एक निकलता वर्किंग कैपिटल और दूसरा निकल के आता नेट वर्किंग कैपिटल। एक क्या निकला? वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्या निकला? वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स। टोटल ऑफ ऑल, ये हो गया तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। समझ आया क्या? सिर्फ वर्किंग कैपिटल पूछा गया तो क्या लिखते हो? क्या लिखा? सिर्फ आपको करंट एसेट का टोटल करना है। कितना निकल रहा है आपके करंट एसेट का टोटल? 2 लाख रुपए। बराबर है? लेकिन सर ये अधूरा है, क्योंकि सर सिर्फ ट्रेडिंग बनाने से डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनती। ट्रेडिंग के बाद में पीएनएल के एक्सपेंसेस भी चार्ज करने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ेंगे, तो है ना खर्चे? खर्चे तो है ना। तो आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट को इसके लिए क्या लिखते हो? ग्रॉस, और पीएनएल के प्रॉफिट को लिखते हो लास्ट में नेट। नेट का मतलब अब कुछ बाकी। बराबर है कि नहीं? ट्रेडिंग के आए हुए प्रॉफिट को आप लिखते हो ग्रॉस प्रॉफिट। कभी सोचा क्यों ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो? ग्रॉस प्रॉफिट इसके लिए लिखते हैं क्योंकि अभी भी कुछ एक्सपेंसेस जो माइनस करने
डिडक्ट करने बाकी है, इसके लिए उसको लिखते हैं ग्रॉस। समझ आया? और जैसे ही आप नीचे लिखते हो नेट, इसका मतलब सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। अभी समझ आया? तो जैसे ही मैं बोलता हूँ वर्किंग कैपिटल, तो ये ग्रॉस है। क्या है? क्या है? लिख देते ना, लगे तो वर्ड ऐड कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट। लेकिन अगर मुझे बोलना है नेट वर्किंग कैपिटल, देन व्हाट इट इज? माइनस करंट, ये आ गया आपका नेट। अभी समझ आया? पक्का? तो अपने बुक में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से करंट एसेट्स है 2 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज है 1.5 लाख रुपए की, बराबर है कि नहीं? 50,000 आ गया आपका पॉजिटिव बैलेंस, दैट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल, बराबर है? पक्का? हाँ। और मैंने बोला था फिक्स्ड एसेट को मत छेड़ो, फिक्स्ड एसेट का टोटल कितना है? 6 लाख है। 1 लाख प्लस 5 लाख, आई गेस ऐसा ही कुछ है, या 4 लाख 2 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, तो फिक्स्ड एसेट कितना है प्लस नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, विच इज इक्वल टू 6 लाख। और यही क्या है आपका नेटवर्थ, यही है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेटवर्थ। समझ आया? पक्का? पक्की बात? तो जब भी नेटवर्थ का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से क्या छोड़ देंगे? लाइबिलिटीज। जब भी नेटवर्थ की टोटल बोली जाएंगी तो आप क्या छोड़ोगे? लाइबिलिटीज छोड़ देंगे। कौन सी लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। समझा? आपको कहाँ तक के कैलकुलेशंस करने हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लसेस तक के। रिजर्व्स एंड, समझा क्या? रिजर्व्स और सरप्लस क्या रहता? रिजर्व्स रहते सेविंग्स, और सरप्लस रहता जहां पर सारा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी कुछ अगर पैसा बच गया, मतलब सारा पैसा वाटअप करने के बाद में भी अगर कुछ बच गया, सारी सॉफ्टीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फिर भी अगर कोई सॉफ्टी बच जाती है, तो वो क्या हो गई? सरप्लस सॉफ्टी हो गई। अभी समझा गया? अगर लिंक कर पाए होंगे तो बताओ। एक स्लाइस पे एक सॉफ्टी थी, इसका मतलब मान लो अगर 100 पीसेस ऑफ पिज्जाज है, 100 स्लाइसेस है, तो कितनी सॉफ्टीज डिस्ट्रीब्यूट करना है? लेकिन पता है क्या हुआ कि हमारे पास ज्यादा सॉफ्टीज है, 120 है, तो कितनी बच जाएंगी ऊपर? 20 बच जाएंगी। 20 क्या है? सरप्लस सॉफ्टीज है। अभी समझ आया क्या? कुछ बात समझ आई? तो सारा वाटअप मतलब सारा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में अगर कुछ बच गया तो सरप्लस बचता, उसको सरप्लस बोलते हैं। है वो प्रॉफिट ही, लेकिन वो ज्यादा बचा हुआ है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन याद भी दिला देता मैं। अपन एक चार्ट लिखा है इस नाम से 11th में, EBIT। EBIT बोले तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड, या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा था ये, बराबर है? पक्की बात? आखिर में क्या लिखा था? अर्निंग्स लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स। क्या लिखा था? अगर यदि शेयर होल्डर की अर्निंग्स माइनस करने के बाद भी कुछ बच गया तो वो है सरप्लस। वो क्या है? बात समझ आ रही? ये चार्ट में लिखाऊंगा, बाद में नोट्स में भी दे दूंगा। इतना समझा? ये जो सब कुछ बताया मैंने अभी, ये ये समझा? पक्का समझा ये वाला? इसको घर पे कॉपी कर लेना, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक? लेकिन अभी सुन लो। तो ये बात ध्यान रखना कि पैसा कभी भी कैपिटल कॉलम में नहीं होता है, पैसा होता है एसेट कॉलम में। एक्चुअल अगर पैसा देखना है तो वो कहाँ है? एसेट्स में है। समझा? सर फिर इसमें क्यों लिखते हैं, लाइबिलिटीज में कैपिटल में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो पैसा हमको पता होना चाहिए हमने कितना बिजनेस में पैसा लाया था, कितना पैसा हमने बिजनेस में लाया था। ये बात समझ आई? हाँ, ये हमको समझना चाहिए, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि भाई कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका टोटल होता 6,50,000 जैसे कि अपने को दिखा। और वही ऑन दी अदर हैंड फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल का टोटल भी उतना ही हो रहा है, 6,50,000। इसका सीधा मतलब ये हो गया सर कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है या फिर बोलो आपने नेटवर्थ जो पढ़ाया, वही वो पैसा है जो पूरा की पूरा इन्वेस्टेड इन द एसेट फंड। समझ आया क्या? पक्की बात? क्लियर है? प्रॉब्लम है कोई? देख लो, ठीक है, जहाँ रीड करते वहां पर आ जाओ वापस। सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ा है मैंने तुमको, मालूम है कौन सा? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग।
समझा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या रहता? पक्का? अब ध्यान से ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं जनरल लेवल कि अगर यदि आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में इक्विटी ज्यादा होना चाहिए या डेट ज्यादा होना चाहिए? रेज योर हैंड्स। क्यों ऐसा? क्यों? इन शॉर्ट एफर्ट्स की बात है। डेट पर एफर्ट्स लेंगे सर, इक्विटी पे कोई एफर्ट नहीं लेता। इक्विटी क्योंकि खुद का पैसा है सर, खराब भाषा में फादर का राज चल रहा इक्विटी में। लेकिन सर डेट में पढ़ते जब, सर वहां किसी के फादर का राज नहीं चल रहा सर, क्योंकि वो पैसा लौटाना ब्याज के, चाहे पैसे कमाओ या चाहे पैसे वो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज का पैसा है। समझा? वो झटक झटक के पैसा लेंगे तुमसे वापस। बात समझ आई? हाँ। तो आपका ना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब क्या? उसमें सही मात्रा ऑफ इक्विटी होनी चाहिए और सही मात्रा होनी चाहिए डेट की। समझ आया? बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता सही मात्रा ऑफ इक्विटी एंड सही मात्रा ऑफ डेट। इसको और इजी एक्सप्लेनेशन देता मैं, इजीएस्ट। नींबू शरबत में अगर गलती से भी शक्कर ज्यादा हो गई तो वो क्या बन जाता? शिकंजी। उसको शिकंजी बोलते हैं। लेकिन नींबू शरबत में अगर आपने शक्कर कम डाली, नमक भी डाला, तो वो नींबू शरबत कहलाता। समझा? अगर एक का भी क्वांटिटी आपने चेंज कर दिया तो टेस्ट बदल जाएगा। समझा क्या? तो सबका एक बैलेंस्ड क्वांटिटी है। इसके लिए हम जब बनाते तब एक चम्मच से टेस्ट करके देखते कि सही है कि नहीं है। फाइनेंस मैनेजर का भी काम कुछ वैसा ही है। वो जब इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा तो वो देखेगा मैंने डेट कितना लिया है, वो देखेगा कि मैंने इक्विटी कितना लिया है। इसका स्ट्रक्चर बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा डेट होना चाहिए ना ज्यादा। तो एक स्टैंडर्ड रेशियो है इसका, इक्विटी और डेट का एक स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1। सर उल्टा क्यों लिखा? वो रेशियो का नाम है डेट टू इक्विटी। मतलब पहले आता डेट, फिर आता इक्विटी, और जो दिया जाता है 2:1। इसका मतलब अगर मेरे जेब में खुद का 1 रुपया है तो मैंने ज्यादा से ज्यादा डेट कितना लेना चाहिए? 2 रुपए। अगर मेरे जेब में खुद का कितना है? 1 रुपया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा डेट कितना लेना चाहिए? मैक्सिमम डेट 2 रुपए। इससे ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए। ये हो गया एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट। और इसी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ ओन्ड कैपिटल नहीं आता, कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन्ड भी आता प्लस बोरोड भी आता। लिखा अपन ने फॉर्मूला, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ओन प्लस, यही तो है वो, इक्विटी और डेट। अगेन क्लियर है सब? पक्की बात? अब पढ़ते। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फंड्स बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मींस कंपनीज। It deals with financing activities of the corporation, capital structuring, and making investment decision. Making investment decision. Making, पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? हाँ पढ़ा है। बीच में एक फाइनेंस मैनेजर बनाया था, और उससे पहले सोर्स, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। याद आया? हाँ, तो सोर्स वाली चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है या फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है, मतलब जहां पर पैसा लगाया जाए। आगे हेनरी हॉगलैंड, ये डेफिनेशन आपको लर्न करना है। हेनरी हॉगलैंड expresses the view that corporate finance deals primarily, ध्यान से पढ़ना, ये पढ़ा हुआ है, with the acquisition of capital and use of capital by the business corporation. उन्होंने सिर्फ एक टर्म चेंज कर दिया, तुम्हारे तोते उड़ गए। टर्म में लिखा एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता सोर्स। पढ़ के तो देखो एक बार, समझ आ जाएगा। एक्शन भी कर लेता मैं। एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड यूसेज ऑफ फंड्स। समझा ना? एक्विजिशन एंड यूसेज मींस व्हाट? सोर्स और, हो गई डेफिनेशन लर्न। Corporate finance deals primarily with the acquisition and use of funds
बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। इतना इजी टू लर्न है कि क्या बताएं। उन्होंने शुरुआत में बोल दिया कौन सा फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैंने तुमको बताया भी था कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और कंपनी मतलब बिजनेस। आखिरी वर्ड क्या लिखा उन्होंने। फिर लर्न ही कितना करना है। एक्विजिशन यूज, एक्विजिशन यूज ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस या फिर पर्पस व्हाटएवर। हो गई लर्न। हेनरी हॉगलैंड, हेनरी हॉगलैंड, ये भी लर्न करना पड़ेगा नाम। हेनरी हॉगलैंड defines or expresses that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of very simple. The term corporate finance also includes financial planning, मत सिखा हमको, study of capital market, मत सिखा हमको, money market, मत सिखा, share market भी मत सिखा. It also covers capital formation and foreign capital. Even financial organization and banks play a vital role in corporate financing. The finance manager of any corporation has to ensure that the firm has adequate finance balance. वही रहता, बैलेंस उसी को बोलते हैं. एडिक्वेसी मीन्स रीजनेबल, ना ज्यादा ना कम. क्यों? सिंपल. देखो, तुमको पता है कि तुम्हारे बिजनेस में रिटर्न्स ज्यादा है, बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे. इंडिया के मार्केट में जो चीज तुम बना रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा तुम बेच सकते 140 करोड़, कितनी, 140 करोड़ यूनिट्स बेच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन कि हर बंदा एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा. लेकिन तुमने मैन्युफैक्चर किए 500 करोड़, फिर खपरा क्या माल नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि सर यूज ही नहीं होता. आपने ओवर एक्सेसिव बना लिया. ओवर एक्सेसिव बनाने के कारण तो अगर आप प्रॉफिटेबल भी होंगे तो आप नहीं रहेंगे. रीजन, माल ही नहीं बिकता आपका. समझ रहा? लाइव एग्जांपल है मेरे पास में. चाइना, चाइना हर चीज ओवर प्रोड्यूस करता. कभी सोचा क्यों? वो ओवर प्रोड्यूस इसके लिए करते क्यों? नहीं नहीं नहीं, ओवर प्रोड्यूस इंडिया के लिए कर रहा नहीं. ओवर प्रोड्यूस इसके लिए करते कि पर पीस का कॉस्ट प्राइस कम हो जाए. समझा क्या? इसके लिए चाइना एक्सेसिव प्रोडक्शन करता ताकि उसका जो पर पीस का रेट है वो एकदम गिर जाए. सी, either you can earn by selling large quantity at a less margin, कम मार्जिन पर ज्यादा बेचो तो पैसा बनेगा, या तो फिर कम बेचो लेकिन ज्यादा में बेचो. समझा क्या? या तो क्वांटिटी हाई या तो क्वांटिटी लो. तो अगर क्वांटिटी हाई है तो क्या कम है? मार्जिन. मार्जिन प्रॉफिट का मार्जिन. क्वांटिटी ऑफ सेल इज हाई देन प्रॉफिट का मार्जिन इज लो. और इधर यू कैन डू अनदर थिंग, क्या? मार्जिन ज्यादा क्वांटिटी कम. समझ रहा क्या? क्या पूरे देश के 140 करोड़ की पॉपुलेशन के पास में कार्स है क्या? नहीं है. ऐसा है क्या? नहीं है. पक्का सर? लेकिन आधी पॉपुलेशन कंसिडर करते, आधी बोले तो 50% का गैप है, बराबर है. तो इंडिया का कार का मार्केट है अच्छा, लेकिन सर इतनी क्वांटिटी का सेल नहीं है. और क्योंकि सर अगर नॉर्मल से एवरेज पर्सन ने एक बार गाड़ी खरीद ली वो 5-10 साल तक की गाड़ी वापस खरीदता नहीं. तो सर इसका सिंपल मतलब हो गया कार खरीदेगा एक बार, 5 साल तक के वापस मुड़कर देखने वाला नहीं है. सर रिपीट नहीं है उसके अंदर. सर रिपीट नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि कार एक ही बार बेच सकते अपन 5 साल में. तो सर कार एक ही बार बेच सकते ना, तो प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा तो अपना बिजनेस सस्टेन करेगा. समझ रहा क्या? इसके लिए कार जितनी महंगी होती क्योंकि उनके यूनिट्स कम बिकते लेकिन उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड सर कागज, बुक्स, पेपर, सर पेपर में क्या गणित है? सर ऐसा दुनिया का कोई पर्सन नहीं है जिसने कागज का इस्तेमाल नहीं किया. सर ज्यादा में ज्यादा खरमुरे ही खा लेता लेकिन कागज में खाता. इसका मतलब सर कागज का इस्तेमाल बहुत है लेकिन सर कागज में मार्जिन बहुत कम है. तो सर फिर ऐसा कैसे हो जाता कि कागज वाले पैसे वाले हो जाते? क्योंकि वो ज्यादा
सेल करते हैं, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स, लेकिन सेल उनका बहुत। सर एक बार कागज बिचो लिख दिया, उसको आप मिटा नहीं सकते सर, वो कागज को फाड़ना ही पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, या तो रिसाइकलिंग को डालना पड़ेगा। मतलब सर एक बुक खत्म हो गई 11th की, सर 12th के लिए दूसरी बुक बनानी पड़ेगी सर, उसी में ओवर राइटिंग नहीं कर सकते सर। हाँ सर, पॉसिबल, एग्जैक्टली पॉइंट यही है, रिपीट बहुत ज्यादा है, समझा क्या अभी? तो इधर यू कैन सेल ज्यादा और इधर यू कैन हैव मार्जिन ज्यादा, प्रॉफिट दोनों में बनेगा। ये बात समझ आई? तो चाइना का कैलकुलेशन क्या है? चाइना बोलता ज्यादा बनाएंगे, बोले हम ज्यादा क्यों बनाएंगे, बोले पर पीस का कॉस्ट कम हो जाएगा बोले। अब ध्यान से, चाइना को अपने लिए कोई चीज लग रही, मान लो 100 पीस, कितनी? अपने खुद के लिए, मतलब चाइना में खपत कितनी है? 100, लेकिन चाइना ओवर प्रोड्यूस करता है उसको 10 टाइम्स। कितनी? ये समझा क्या? 100 पीस वो ज्यादा मार्जिन से बेचता, लेकिन बचे कितने टोटल? 900। ये समझा क्या? कितने बच गए? 900। अब ये 900 पीस अगर उसके कॉस्ट टू कॉस्ट भी बिक गए, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाता, समझा क्या? तो ये 900 पीस वो बेचता कहाँ? इंडिया में डंप करता हूँ, इंडिया में आके डंप कर देता, बोले इंडिया चीटियों के लोग हैं यहाँ पर, चीटियों जैसे हैं, आप गुड़ रख दो सारी चीटियाँ एक जगह आ जाएंगी, ऐसा वाला है बोले। तो बोले इनके सामने सस्ती आइटम रख दो, ये खुद ही खपा लेते सब, इनको मार्केटिंग की भी करने की जरूरत नहीं। ये सोच है उनके एक्चुअली अपने बारे में। इसके लिए वो जो भी उनका ओवर प्रोड्यूस है वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंडिया के मार्केट में डंप करते हैं। उनको मालूम है यहाँ खप जाएगा, कुछ नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही बिक जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट। उनको कोई लॉस है क्या? नहीं, वो स्टिल प्रॉफिटेबल है, वो भी हाईली प्रॉफिटेबल है। रीजन अभी समझा क्या? ऐसा ये सोच है। ठीक है, ओके, आज के लिए यहीं रोकते हैं, बाकी का कल देखेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, टाटा। ऐसे मेरे को वो बोलना भी चालू करना पड़ता, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।